अच्छा तो स्टूडेंट्स क्लास 10th का करते हैं आप एक्सरसाइज 1.2। पहला सवाल बहुत ही इजी है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत बार किया होगा छोटी क्लासेज में ये अभाज्य गुणनखंड करना। इसका कैसे करते हैं, पहले इधर करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके इसे जाएगा 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा। हो गया। तो बस अब इसी को यहाँ लिख देंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस कंप्लीट। ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे ही बस सिंपल है। एक बार और कर देता हूँ इसका मैं। हाँ तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में एक पांचवा और फिफ्थ पार्ट। इसका भी निकालना है ऐसे ही। तो 7429 को ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके किससे जाएगा ये, तो देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, सीधे शायद 17 से जाएगा। 17 चौके 68, 6 17 तिया 51, 11 17 17 119, 17 चला गया। अब ये जाएगा 17 के बाद आपका 19 पे, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 5 बचा 19 57, फिर सीधे 23 पर। तो हो गए। क्या लिख देंगे आप इसको, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। क्या कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टर्स ही तो कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो कहते हैं इन्हें हम। तो यही तो करके दिखाना है यहाँ पर। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन चाहो तो इसको नोट कर लो। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। अच्छा तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालो और फिर वेरीफाई करो कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, गुणा के बराबर। वही यहाँ लिखा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ है। और ऐसा होता है कभी भी जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उनकी प्रोडक्ट और गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आती है। तो वो हमें वेरीफाई करना है। तो पहले निकालेंगे। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। आता है करना ये। 2 से भाग करेंगे 13, 13 एकम 13। अब ये किससे जाएगा, 9 1 10, 7 से जाएगा सीधा, 13 एकम 13। तो आप लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। बड़ा सिंपल है। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो दोनों में हो। तो जैसे 13 हो गया, ऐसे ही तो निकलता है एचसीएफ। और एलसीएम निकलता है पहले जो दोनों में हो उसको एक बार लिखेंगे इंटू 2 इंटू 7, जो अलग है उनको भी लिख देंगे। ऐसे निकलता है ना एचसीएफ एलसीएम, पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में। अब देखिए 13 दूनी 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 को 14 42 का 2 80 4 14 14 18 182। 182 आ गया आपका एलसीएम। ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ। हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स की गुणा के बराबर। तो हम सबसे पहले यही करते हैं, निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या आएगा ये, तो करें इसकी प्रोडक्ट 13, पहले एलसीएम लिख दो 182 इंटू 13। तो 13 दूनी 26, 2 13 104 106, 10 13 कम 13 10 23, 2366 आ गया आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब बात करते हैं इसकी 26 गुणा 91। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकलेगा, गुणा नॉर्मल जो दी है 26 इंटू 91। इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, इसी के बराबर आएगी। करके देखना मल्टीप्लाई, इसी के बराबर आएगी। तो ऑटोमेटिक आप लिख देंगे सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वही एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल के।
ऐसे ही चेक करना है, दूसरा पार्ट भी इसका ऐसी है, तीसरा पार्ट भी ऐसी है, बस नंबर चेंज है। आपको पहले एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई देखनी है, और जो दिए हुए दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई देखनी है। इक्वल ही आएगी, इक्वल आते आप लिख देंगे कि देयरफॉर ये और ये बराबर है। तो शुरू के दो क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे इसके। चलो इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। हाँ, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल इजी है, वैसा ही है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, सिर्फ 3 नंबर्स का, तो वो कर लेंगे आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, उसी फॉर्मूले पे है। क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, ये एचसीएफ दिया है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो सिंपल बात है, एलसीएम ऐसे नहीं निकालेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कर दिया फिर एलसीएम निकाल दिया, नहीं, हमें वो फॉर्मूला यूज करना है। क्या क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पता है ना, अभी हमने किया दूसरे क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी में लिख देंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही होता है ना। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या दिया है, एचसीएफ दे रखा है, दोनों संख्या दे रखी है, अगर 306 और 657 तो गुणा भी निकल जाएगी उनकी, तो एलसीएम निकल नहीं जाएगा। अब यहां से अगर आप एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होगा, ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो सीधी सी बात है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बटे में जाएगा एचसीएफ बस, और यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू पता है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट मतलब 306 गुणा 657, यही तो होती है प्रोडक्ट दोनों नंबर्स की। दो नंबर्स कौन सी हैं, यही है, 3 की गुणा और बटे में एचसीएफ 9। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे होगा, देखो 6 3 9 9 से जाएगा, 9 3 27, 3 9 4 36। अब इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 इंटू 657, इसकी मल्टीप्लाई जो भी आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, 306 एंड 657 का कर लेना मल्टीप्लाई अपने आप। तो ये ऐसे एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि 6 की पावर n जो है क्या ये 0 डिजिट पर समाप्त हो सकती है, मतलब लास्ट में 0 हो सकता है इसके। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक बड़ा सिंपल सी बात है, पहले ये समझो, एक बात समझना जरा। अगर मैं कहता हूं कि कोई संख्या आपकी ऐसे 6 से भाग होती है, तो 6 से भाग होने के लिए क्या नियम होता था, रूल क्या था इसका डिविजिबिलिटी का, यही ना कि वो 2 और 3 दोनों से भाग होगी। मतलब जब इसका जो इसका प्राइम फैक्टर्स होते हैं, याद रहे जो भी कोई संख्या है अगर वो अपने प्राइम फैक्टर्स से भाग होती है, मतलब इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, तो अगर ये इन दोनों से भाग होगी तो 6 से तो ऑटोमेटिक भाग हो जाएगी। तो वही नियम यहां भी लगाओ। अगर ये समझोगे 6 की पावर n 0 डिजिट पर समाप्त होती है, मतलब लास्ट में 0 आता है, मतलब कि ये 10 से भाग होगी, नियम यही कहता है ना। तो लास्ट में 0 आता है, 10 से भाग होगी। तो अगर ये 10 से भाग होगी तो इसका मतलब ये और किस किस से भाग होगी, 2 और 5 से भी। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें क्या क्या आएगा, 2 और 5 भी आना चाहिए ना। बात समझ रहे हो, अगर ये 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 10 से भाग होगी, और 10 से भाग होगी मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आएंगे। समझ रहे हो, अभी मैंने बताया ना, अगर मान लो कोई 6 से भाग हो रही है कोई भी संख्या, मान लो 36 है, 36 6 से भाग होती है, तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूंगा ना इसका, इस नंबर का, तो 2 18 9 3 3 9, देखो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 गुना 3, वही इस नंबर के भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, और कुछ आया नहीं आया ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये सुनो, अगर ये 6 से भाग होती है तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में वही संख्या आएंगी जो 6 के अभाज्य गुणनखंड में आती है, 2 और 3। तो सेम वैसे ही अगर ये 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब कि ये 10 से भाग होगी, तो अगर ये 10 से भाग होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, 10 से भाग हो रही है तो अगर 6 से भाग हो रही है तो 2 गुना 3 आना चाहिए, तो 10 से भाग हो रही है तो 2 गुना 5 आना चाहिए। तो क्या आएगा, तो वही चेक करते हैं। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको कि इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0,
मतलब अगर ये 0 से समाप्त होती है, एंड्स विद डिजिट 0, मतलब यदि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, अगर ये शून्य पर समाप्त होती है तो इसका मतलब क्या है, समाप्त होती है, देन 6 की पावर n इज डिविजिबल बाई 10, तो इसका मतलब ये 10 से भाग होगी, तो 6 की पावर n 10 से विभाज्य है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 10 से भाग होगी तो इसका मतलब इट कंटेन्स 2 into 5 एज प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये कि अगर ये 10 से भाग हो रही है तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 गुना 5 होना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 होगा। लेकिन अब करके देखते हैं, अगर मैं 6 की पावर n की बात करूं तो 6 कैसे टूटेगा, 2 गुना 3 में और इसकी पावर n। तो अब एक बात देखो, क्या 6 की पावर n में 2 तो है लेकिन क्या 5 है? तो अगर ये 5 नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये 10 से भाग नहीं होती, तभी तो नहीं। अगर ये 10 से भाग होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता, क्योंकि यही तो कहता है नियम कि जिस संख्या से कोई अगर संख्या भाग होती है दूसरी, तो जैसे कि ये 36 6 से भाग हो रहा था तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, वही आया जो इसके अभाज्य गुणनखंड में आता है। तो अगर 6 की पावर n 10 से भाग हो रही है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी तो 2 गुना 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5, मतलब 2 तो है पर 5 नहीं है, तो अगर अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है तो मतलब 10 से भाग नहीं हो रही है। तो जब कोई ये 10 से भाग ही नहीं हो रही है तो इसके लास्ट में 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने चेक कर दिया, तब लिखेंगे इसी बात को कि अगर ये है तो लिख देंगे कि सिंस इट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर, चूंकि अब लिखेंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 से भाग नहीं होती। तो वही आगे लिखेंगे आप, इसके बाद क्या लिखेंगे कि ये 10 से भाग नहीं होती है, तो 10 से भाग नहीं होती है तो शून्य पर समाप्त भी नहीं होगी। तो आप यहां पे आगे लिखेंगे। समझ में आया ना? तो क्या किया, पहले हमने लिखा कि अगर ये 0 पर समाप्त होती है 10 से भाग होती है, अगर ये 10 से भाग होती है तो इसका मतलब इसके गुणनखंड में 2 गुना 5 आएगा, लेकिन इसके गुणनखंड में तो 2 गुना 3 है, इसका मतलब इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो अगर इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, ये वाला गुणनखंड पूरा नहीं बना, इसका मतलब क्या कि 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 10, नॉट डिविजिबल बाई 10। 6 की पावर n 10 से विभाज्य नहीं है। तो अगर 10 से विभाज्य नहीं है तो ये क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 से भाग होने वाले ही सिर्फ 0 पर समाप्त होती है। तो आप वही लाइन लिख देंगे, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। सेम सिंपल वही, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो समझे, इसमें कुछ ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बस वही लिखना है आपको कि अगर 0 पर समाप्त होती है तो ये होगा, और ऐसा नहीं है इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो इसको ढंग से देखें, अपनी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें। तो सिर्फ लिखना है, इसमें उतना कुछ टफ नहीं है इसमें। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 और ये आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। पूछ रहा है व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये और ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, भाज्य संख्याएं होती क्या है। इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर भी बना रखा है नंबर सिस्टम पे पूरा, वो देख लो, या फिर मैं अभी बताता हूँ। देखो कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स होते हैं तो आपके भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग हुई। किससे? एक तो अपने आप से और एक से। कहने का मतलब से मैं कहता हूं 5 किस से भाग होगा? 1 और 5 से, और किसी से भाग नहीं होगा। 13 1 और 13 से। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स है। लेकिन हमें यहां बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट क्यों है? तो कंपोजिट का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट मतलब जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और से भी भाग हो। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं से भाग होंगी,
क्योंकि एक से तो होगी देखो, एक से तो होगी। तो अगर दो संख्याओं से और भाग हो गई तो सीधी सी बात है उसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3। जो गुणनखंड है वो 2 ही होने चाहिए। जैसे 13 गुणनखंड कितने हैं, 1 और 13, सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसके 2 ही संख्या से भाग होगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य हो जाती है। यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो 1 से तो ये होंगी दोनों, हमें सिर्फ 2 और निकाल देनी है। तो कैसे निकलेंगी, 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 है। अब देखो आप, एक संख्या है, एक संख्या, दोनों में 13 है तो 13 को मान ले लिया। यहाँ क्या बचा, 13 बाहर आ गया तो 7 गुणा 11, यहाँ 1 13, ये गुणा होता है और ये 77 जमा 1 तो 13 गुणा 78। आप देखो ये संख्या किसके बराबर है, ये वाला नंबर 13 इंटू 78 13 गुणा 78 के बराबर है। इसका मतलब क्या, इसको और सोल्व करते हैं तो 78 को अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे इसके तो ये 13 इंटू 6 में टूट सकता है। तो आप सोचो खुद, एक तो ये 13 से भाग हो रहा है और एक 6 से भाग हो रही है ये संख्या। तो आप लिखोगे कि सिंस इट हैज 13 and 6 एज फैक्टर्स। इसके 13 और 6 फैक्टर्स है ना, गुणनखंड क्या है, 13 और 6 आया फैक्टर में। तो अगर 13 और 6 फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि ये 13 और 6 से भाग होती है। 13 और 6 से भाग होती है मतलब ये कैसे, 1 से होगी 13 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है। तो कहां से हो, प्राइम नंबर्स तो होंगे नहीं, क्या होंगे, कंपोजिट नंबर ही तो होंगे, भाज्य संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है 13 और 6 फैक्टर। अब लिखोगे चूंकि इसके 13 और 6 गुणनखंड है तो अब क्या लिख दोगे, इट इज कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। इसको भी सेम ऐसे चेक करेंगे आप, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सबसे मेन बात तो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों है, मतलब ये है, ये इन्होंने खुद दिया है। अब इन दोनों फिर वही एक ये नंबर है, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया अपन। देखो क्या बचेगा यहाँ पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर आ गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना भी लिखो चल जाएगा, पर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 बचेगा। अब देखो 5, इसकी मल्टीप्लाई करो आप, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा और प्लस में 1 इधर है, सॉरी 1 मिनट, ओ अंदर ही आएगा ना +1। तो अगर कॉमन लेंगे तो फिर ये और ये अंदर ही आएंगी। तो 5 इंटू 1009, तो फिर वही लाइन लिख देंगे कि इसके 13 और 6 जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस इट हैज 5 and 1009 एज फैक्टर्स। तो ये भी कंपोजिट नंबर्स है। बस सिंपल है क्वेश्चन भी, इसे भी नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है वो करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। हिंदी में मैंने लिखा नहीं है, अभी पढ़ देता हूं। कह रहा है कि एक ना वृत्ताकार पथ है, खेत के स्पोर्ट्स का जो मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इसके चारों ओर एक राउंड लगाने का सोनिया 18 मिनट लेती है। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि उसी काम के लिए 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि वो दोनों एक ही जगह से और एक ही समय पर और इन द सेम डायरेक्शन और एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट बाद वे दोबारा मिलेंगे। हिंदी में आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लेना। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने बचपन में किया ही होगा पिछली क्लासेज में। क्या है, सिंपल तो होता है, जब भी हम कोई भी चीज अलग अलग टाइम लेती है कंप्लीट करने में और एक ही टाइम पर चलती है, दोबारा कब उसी टाइम पर होती है। पहले सवाल आते थे ना एक साथ, 8वीं में भी ऐसे सवाल थे कि 3 बत्तियां हैं अलग अलग टाइम पे जल रही हैं, तो दोबारा इकट्ठे कब जलेंगी। तो वही सवाल ऐसा क्या करते थे, वहां पे एलसीएम निकालते हैं हमेशा। जब भी ऐसा केस आता है तो एलसीएम निकालते हैं, तो दोबारा कब मिलेंगी, कितने मिनट्स में मिलेंगी, जितना इनका एलसीएम होगा। तो आप सीधा लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 18 and 12 क्या होता है। तो कैसे निकालोगे आप, पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो 18 किसके बराबर होता है, ऐसे करके देखेंगे, 2 × 18 3 × 3 = 9 3 × 3, तो 2 × 3 × 3। और आपका ये 12 किसके बराबर होगा, वही 2, फिर उसके बाद 2 × 3, ये हो जाएगा। जब ऐसे हो गया आपका तो आपको पता है एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम क्या होगा, ये 2 3 और 2 ×
3, 2 3 6 दूनी 12 36, एलसीएम हो गया 36। इसका मतलब वो दोबारा कब मिलेंगी? 36 मिनट्स बाद। तो आप सीधे लिख दोगे कि आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट। सोनिया विल मीट हिंदी में भी लिख देंगे कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया मिलेंगे। बस खत्म। इजी क्वेश्चन था ये भी। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। इसमें इजी क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम के, और कुछ है नहीं। इसे कर लेना अपने आप। चलो ठीक है।